नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष और स्वागत है आपका मालवा डायरी हिस्ट्री चैनल पे। भारतीय समाज को समझने की कड़ी में आज हम जानेंगे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा तेलंगाना में नाम के आगे लगाए जाने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण सरनेम देशमुख के बारे में। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले इसके अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, देशमुख शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, देश धन मुख। अब दोस्तों, यहाँ पे देश शब्द के मायने कंट्री से तो होता ही है, परंतु यहाँ पे देश शब्द का अर्थ एक क्षेत्र के रूप में, एक बहुत बड़े क्षेत्र के रूप में होता है, और मुख यानी होता है मुखिया, यानी कि उस क्षेत्र का प्रमुख। तो दोस्तों, देशमुख जो होता था वो एक पर्टिकुलर एरिया का चीफ यानी कि प्रमुख माना जाता था, जिसकी नियुक्ति राजा करता था। अब दोस्तों, देशमुख का कार्य क्या होता था? दोस्तों, जैसे कि हमने पाटिल तथा पटेल वाले वीडियो में देखा था कि इनका कार्य होता था एक पर्टिकुलर गांव से रेवेन्यू कलेक्ट करना और तथा जो भी कृषि उपज हुई है उसका हिसाब तथा रिकॉर्ड रखना। इसमें कुलकर्णी भी पाटिल या पटेल की सहायता करता था। अब दोस्तों, ऐसे बहुत सारे पाटिलों कुलकर्णियों के ऊपर एक देशमुख हुआ करता था, जिसे आप समझ लीजिए कि जैसे कोई एक तालुका या कोई एक बहुत बड़ा परगना, या जिसे हम आज जिला भी कहते हैं, इसमें जिस तरह से एक कलेक्टर होता है उसी तरह से देशमुख हुआ करता था। अब दोस्तों, जैसा कि आज हम कलेक्टर को जिलाधीश या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डीएम कहते हैं, परंतु इसे कलेक्टर भी कहा जाता है। अब दोस्तों, आप सोचते होंगे कि आज ये डीएम को कलेक्टर क्यों कहा जाता है, ये तो कुछ कलेक्ट करता ही नहीं है, तो इसे कलेक्टर क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों, अंग्रेजों ने हमारी इसी देशमुख प्रथा को उठा के उसका नाम, देशमुख का नाम बदल के कलेक्टर रख दिया था, जिसका काम होता था पूरे जो भी उसका क्षेत्र है उससे टैक्स यानी कि रेवेन्यू कलेक्ट करना। और इसी के पास कुछ जुडिशियल पावर भी होती थी, जैसे कि डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जब लोक अदालत वगैरह लगती है भी होती है, यानी कि न्याय करने की शक्ति उस समय भी देशमुख के पास हुआ करती थी, जिस तरह से आज हमारे डीएम के पास हुआ करती है। और दोस्तों, ये न्याय व्यवस्था इसलिए क्योंकि ज्यादातर झगड़े जमीन जायदाद से जुड़े हुए होते थे, तो जब भी किसी का कोई ऐसा मैटर होता था तो वह पाटिल तथा कुलकर्णी से मिला के इसको सॉर्ट आउट करवा दिया करते थे। अब दोस्तों, इसका मुख्य तरह एरिया देखा जाए तो यह कर्नाटक तथा महाराष्ट्र में ही मुख्य रूप से यह देशमुखी प्रथा थी, और अन्य इलाकों में भी थी, परंतु इसे अन्य नाम से जाना जाता था। अब दोस्तों, आइए अब हम समझते हैं कि देशमुख जो होता था उसकी नियुक्ति कैसे होती थी। दोस्तों, जो देशमुख एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता था, इसकी नियुक्ति ऐसे ही नहीं की जा सकती थी। अब राजा का जो विश्वसनीय व्यक्ति होता था, या फिर राजा के लिए जिसने कोई महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन किया हो, किसी युद्ध को लड़के कोई किला जीता हो, तो उन्हें ही यह देशमुख की उपाधि दी जाती थी। अब दोस्तों, देशमुख की उपाधि इस परंपरा को वतनदारी परंपरा भी कहते थे। अब इसमें बाद में क्या होने लग गया, जैसे कि एक व्यक्ति को देशमुख की उपाधि मिली तो यह पीढ़ी दर पीढ़ी यानी कि वंशानुगत चलने लगी। उसके बाद में देशमुख की मृत्यु के बाद में उसके बाद में उसका बेटा या फिर उसके परिवार का ही कोई अन्य सदस्य देशमुख बन गया, उसका भाई या कोई और, तो यह सरनेम देशमुख चल पड़ा। वो पीढ़ी दर पीढ़ी ये सरनेम देशमुख चलता रहा, जैसे कि पटेल और पाटिल अन्य सरनेम चल रहे हैं। अब दोस्तों, देशमुख बदले भी जा सकते थे, जैसे कि राजा हो सकता है किसी के कार्य से खुश नहीं हुआ हो, कोई रेवेन्यू कलेक्ट करके ठीक से ना दे पा रहा हो, अपने क्षेत्र का ठीक से संचालन नहीं कर पा रहा हो, तो राजा उसे बदल भी दिया करता था। और या फिर कोई अन्य प्रभावशाली व्यक्ति यदि खड़ा हो जाए और वह सिद्ध कर दे कि मैं इस क्षेत्र में ज्यादा प्रभावशाली हो, तो वह भी देशमुख बन जाता था। परंतु दोस्तों, अधिकांश केस में क्या होता था कि राजा तो बदल जाया करते थे, परंतु देशमुख वहीं का वहीं रहता था। तो यह एक काफी मजेदार सी बात है कि राजा के पास जिसकी नियुक्ति का अधिकार था, पर राजा बदल जाया करते थे और देशमुखी परंपरा वहीं से वहीं चलती थी। चाहे किसी और वंश का भी राजा है तो वह उस क्षेत्र के प्रभावशाली व्यक्ति को अपने साथ जोड़कर रखना जरूर चाहता था। तो दोस्तों, आइए अब हम आज के समय में देशमुख सरनेम वाले कुछ विशिष्ट विभूतियों के बारे में जान लेते हैं। नानाजी देशमुख राष्ट्रीय विचारक, जिन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। विलासराव देशमुख महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री। और रितेश देशमुख, जो कि विलासराव देशमुख जी के ही बेटे हैं और बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा रहे हैं। और दोस्तों, एक और प्रमुख व्यक्तित्व थे सीडी देशमुख, जो कि 1943 में आरबीआई के गवर्नर रहे अंग्रेजों के समय, और 1950 में भारत के फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे। अब दोस्तों, जैसे ही देश आजाद हुआ 1947 में, तो यह देशमुख की प्रथा खत्म हो गई और भारतीय संविधान लागू हो गया। तो दोस्तों, यह थी हमारी
इस देशमुख सरनेम तथा इस परंपरा पे छोटी सी प्रस्तुति। आशा करते हैं आपको आज कुछ जरूर नया जानने को मिला होगा। इसी तरह के रोचक जानकारी से बड़े वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मालवा डायरी के साथ बने रहिए, हमें सब्सक्राइब करके।